नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। लोकसभा चुनाव में करीब 3 महीने का वक्त बचा है और उससे पहले दोस्ती का मौसम छा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य में एक एक सियासी कदम समीकरणों पर सीधा असर डाल सकता है और इस बीच सपा और बसपा के गठबंधन का फॉर्मूला लगभग तैयार हो चुका है और ऐलान कर दिया गया है कि कल दोपहर करीब 12 बजे अखिलेश यादव और मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान कर सकते हैं। इंतजार कल का है और इस बीच कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 37 सीटों पर दोनों ही पार्टियां एक साथ आने का फैसला कर सकती हैं और कुछ सीटें आरएलडी के खाते में जाएंगी। कांग्रेस पहले ही इस गठबंधन से छिटक गई है और राहुल गांधी अकेले चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। ऐसे में सपा बसपा गठबंधन क्या असर दिखाएगा और बीजेपी के लिए क्या ये खतरे की घंटी है, इसी पर चर्चा करेंगे। और आइए अखिलेश यादव ने क्या कहा है कल के फैसले को लेकर, कल की घोषणा को लेकर, ये आपको सुनाते हैं। कल सपा और बसपा की मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो अभी कोई चीज विस्तार से कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं उनको यकीन दिला सकता हूं देश के बड़े सवालों का भी जवाब है और किस तरीके से उन चीजों पर बात रखी जाए, उसके लिए भी गठबंधन ही नहीं और समय समय पर जब गठबंधन की पूरी बातचीत हो जाएगी उसके बाद उन चीजों को भी पूरा कर दिया जाएगा और जनता के बीच में जरूर रखा जाएगा। तो चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो, कहना यही है कि बीजेपी को हराने के लिए यह गठबंधन किया जा रहा है और एक ही निशाना है कि 2019 में सत्ता से बाहर करना है नरेंद्र मोदी को। बीजेपी ने क्या कहा है इस गठबंधन पर, आप देखिए। ऐसे भी बसपा और सपा जनता के बीच में तो जाती नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही वो उत्तर प्रदेश की जनता को एड्रेस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ फील्ड में काम कर रही है और हमारा मिशन 51% वोट है। हम 51% वोट के टारगेट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार से ज्यादा सीट जीतेंगे और फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कोई कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, कोई कितना इकट्ठा हो जाए। बीजेपी के एक जो विस्तार है, बीजेपी का जो व्यापकता है, व्याप है, वो खुद इन लोगों के लिए और अन्य विपक्षी दलों के लिए चुनौती है और उस चुनौती के चलते ये बहुत ही विपरीत ध्रुवों के दल, जिनका कभी सपने में भी नमस्कार दुआ सलाम 25-26 सालों से नहीं हो रहा था, वो मिल रहे हैं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। और बीजेपी काम कर रही है प्रदेश की, देश की जनता की बेहतरी के लिए। आज हम उनके लिए चुनौती हैं, वो हमारे लिए आज भी कोई गंभीर चुनौती नहीं। तो बीजेपी इस गठबंधन को चुनौती नहीं मान रही है, लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि जब बातचीत शुरू हुई, जैसे ही मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ, वैसे ही सीबीआई को निशाना बनाकर, सीबीआई का हथकंडा अपनाकर बीजेपी ने इन दलों पर दबाव बनाने की कोशिश की। अब महागठबंधन की दिशा में बात चल रही है तो आरएलडी का भी जिक्र हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि 4 सीटें उसे दी जा सकती है। हालांकि अभी सीटों का फॉर्मूला पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह ने यह बयान दिया है कि हम गठबंधन में शामिल हैं और अभी सीटों पर बात नहीं हुई है। जैद की अखिलेश जी से मीटिंग हुई थी और महागठबंधन में हम शामिल हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं तो कल से यहीं हूँ। 2 सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है। अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितनी परिपक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथी हैं उनसे करेंगे। अगर 2 सीट मिलती है तो क्या आरएलडी सीट रहेगी? जब सीटों की गठबंधन की बात होगी तब ये बात होगी। क्या कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा होगी? देखिए, ये जो बड़ी पार्टी 2 है यहाँ पे अपोजिशन में, मायावती जी हैं और अखिलेश जी हैं, ये वो तय करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की बात चल रही है और इस गठबंधन के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ से भी पूछा गया। उन्होंने क्या कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। गया है स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन उसकी एक बौखलाहट है, अपने वजूद को बचाने की एक बौखलाहट।
तो बीजेपी यही कह रही है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर महेंद्र नाथ पांडे हो, यही कह रहे हैं कि ये वजूद बचाने की कोशिश है इन दोनों पार्टियों की ओर से। लेकिन सपा और बसपा का ये मानना है कि एक साथ आने से बीजेपी को ये पार्टियां परास्त कर सकती हैं। अब जरा जो सियासी समीकरण है उसे भी आप समझिए, कुछ आंकड़ों के जरिए हम आपके सामने रखते हैं कि कैसे सपा बसपा का गठबंधन जो है वो 2019 के लिहाज से बहुत अहम हो सकता है। 2014 में यूपी ने दिल खोलकर वोट दिया था बीजेपी को। हम आपको कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं कि यादव वोटर्स, दलित वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स कितने हैं। 10%, 21%, 18% ये फिलहाल आंकड़ा है और इसी के इर्द गिर्द ये पूरी सियासत घूम रही है। और इसके साथ ही 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें किसके खाते में कितनी सीटें गई थी ये भी आप देखिए। 71 बीजेपी, अपना दल 2, सपा 5, बीएसपी एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी, अमेठी और रायबरेली। तो ये परिणाम 2014 के रहे थे। लेकिन इससे पलटने की कोशिश अब कर रही हैं समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसी पार्टियां। वोट परसेंटेज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए 40% वोट जो है बीजेपी को मिले थे 2017 में। लेकिन सपा बसपा के परसेंटेज को अगर आप मिला दीजिए और कांग्रेस के परसेंटेज को एक साथ रख दीजिए तो आप देखिए कि इन तीनों को मिला करके बीजेपी के वोट परसेंटेज से ये जो आंकड़ा है वो बढ़ जाता है। और यही क्या बीजेपी के डर की वजह है। और अगर बीजेपी के सहयोगी पार्टियों को आप उसमें जोड़ दीजिए तो उनका जो आंकड़ा है थोड़ा सा बढ़ता है। लेकिन हम ये जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ बीजेपी का वोट परसेंटेज है 2017 का। और इसीलिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी की बौखलाहट की वजह यही है कि अगर वोट परसेंटेज को मिला दिया जाए बसपा, सपा और कांग्रेस के, तो बीजेपी के वोट परसेंटेज से वो बढ़ जाता है आगे। और इसीलिए दोनों ही पार्टियां ये आरोप भी लगा रही हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ओम प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से, सदफ जाफर जुड़ गई हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी की ओर से, ओपी यादव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सदफ जाफर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, माफ कीजिए। सबसे पहला सवाल ओम प्रकाश पांडे जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पहले ही हालांकि कांग्रेस ये कह चुकी है कि वो सक्षम है यूपी में अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ने में, और सपा बसपा अब कल ऐलान कर देंगे और सीटों के बंटवारे पर लगभग बात फाइनल हो चुकी है ये कहा जा रहा है। आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसे? नहीं देखिए शुभ्रा जी, जब हम राजनीति में हैं हर चुनाव एक चुनौती होती है, लेकिन सपा बसपा का एक होना कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। इसके पहले भी 1993 में दोनों पार्टियां एक साथ होकर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ तो वोट परसेंटेज की दृष्टि से, और सीटें भी बीजेपी को ज़्यादा मिली थी। क्योंकि जब 93 पहले 91 का चुनाव हुआ था तो 91 चुनाव हमारे 31% वोट थे और 93 के चुनाव में करीब 35% वोट, हमारे 4% वोट बढ़े थे। सीटें थोड़ी सी हमारी कम हुई थी और इन दोनों से ज़्यादा सीट हमको मिली थी। पिछले चुनाव लोकसभा चुनाव की जहाँ तक बात है, हमें 42.5% वोट मिले थे और सहयोगी पार्टियों सहित करीब 44% वोट हमें मिले थे। अब हम लोग टारगेट करके चले हैं इस बार 51% वोट लाना है। तो उसके बावजूद अगर जोड़ दिया जाए सर, उसके बावजूद अगर जोड़ दिया जाए सपा और बसपा को, ये जो आप अंतर बता रहे हैं, मान लिया जाए कि आप जो मानकर चल रहे हैं वो आपके लिए संतोषजनक हो, लेकिन उसके बावजूद अगर सपा बसपा को जोड़ दिया जाए उसके वोट परसेंटेज को, तो आप पर भारी पड़ सकती है पार्टियां। और ये साबित भी हुआ है सर, जुड़ती नहीं है आप ये कह रहे हैं, जुड़ते नहीं है। वोट देखिए ऐसा है कि जो गोरखपुर आपको गंवाना पड़ गया, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सीट अगर गंवानी पड़ गई तो अगर आप आंख मूंद रहे हैं होता है तो मुझे लगता है विश्लेषण किसी नए तरीके से करना चाहिए। जो सपा का वोट है निश्चित रूप, जो पिछली बार भी इन लोगों का तालमेल हुआ था तो सपा के वोट कतई ट्रांसफर नहीं। बीजेपी की 67 सीटें आई थी 93 में और मुलायम सिंह यादव की 107 आई थी, क्योंकि बसपा को वोट तो कुछ ट्रांसफर हो जाता है, सपा के एकदम नहीं होता है। अब इस बार बसपा के लोग भी जान गए हैं कि सपा का ट्रांसफर नहीं होना है, तो इसलिए बसपा वोट भी ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छा। तो सपा का वोट या तो शिवपाल पास जाएगा या हमारे पास आएगा। अच्छा। और ये बसपा का वोट निश्चित रूप से दलित सीटें पूरे प्रदेश में जाएगा। आपने कौन सा सर्वे से पता किया है? कोई इंटरनल सर्वे किया है? हमारे एक तो सर्वे यही है कि पिछले चुनाव में जितनी दलित सीटें थी, रिजर्व सीटें थी, 100% बीजेपी ने जीता था।
अगर बसपा के पास इतना दलित सीटों 2014 पे में सपोर्ट जो होता, सिचुएशन था, 2014 में जो देश का माहौल था, आपको लगता है कि आज भी वही है सर? नहीं, हम उससे अगर बेटर आपको करने जा वाकई रहे ऐसा हैं। लगता है तो मैं हम उससे कह बेटर दूं करने जा आपको रहे हैं कि इस फिर से बार। एक बार उन सर्वेस पर नजर डाल लीजिए, 2014 जो बार-बार में आ रहे हैं। 2014 में और उसमें ये हम कहा जो जा है रहा है 42% कि जो वोट पाए स्थिति थे, उस वक्त थी इस वो बार अब हम नहीं है। 51% टारगेट लेके चले हैं। तो हम उससे बेटर करने जा रहे हैं। ठीक है। और दलित सीटें तो सबके 100% एक हमने और जीती सवाल थी। आपसे, मायावती एक की एक सवाल सीट और नहीं जीती आपसे। थी, विधानसभा की ज्यादातर सीटें हमने एक जीती थी। सवाल और आरक्षित- आपसे। जी जी ठीक है, सवाल आपसे ये है कि सपा और बसपा तो ये कह रहे हैं, आप यहाँ पर भले ही आत्मविश्वास दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 51% का टारगेट इस बार हम लेकर चल रहे हैं, और जो स्थिति 2014 में थी उससे बेहतर स्थिति 2019 में, हालांकि इस पर बेहतर बहुत भी मैं दावा मतभेद नहीं हो करता सकते हूँ, हैं, लेकिन स्थिति लगभग वैसे ही होगी। अच्छा ठीक है, मतलब हो सकता है एक लेकिन दो सीट कम सपा हो और जाए, बसपा या ये एक दो कह रहे सीट हैं कि ज्यादा आप भी हो डर सकती गए है। क्योंकि सपा बसपा के नुमाइंदे यहाँ पर नहीं हैं, इसलिए मैं उनकी तरफ से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। कई बयानों में उनके नेता ये कह चुके हैं कि आप डर गए हैं और इसलिए सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई वैसे ही आपने सीबीआई से गठबंधन कर लिया। अरे शुभ्रा जी, डर तो वो लोग गए हैं जिनके साथ मायावती के साथ जो कांड हुआ था, गेस्ट हाउस कांड, आपको मालूम है, उस कांड के बावजूद मायावती और ये लोग साथ आ रहे हैं, तो डर तो वो लोग गए हैं, डर हम थोड़ी गए हैं। वे मायावती के साथ जो व्यवहार हुआ था, उस व्यवहार के बाद अगर कोई साथ आता है, चाहे उनको लेने जाए उनको लेने आए, दोनों ने क्या कहा तो तू मैं होती थी, तो डर वो गए हैं क्योंकि उनके सर्वाइवल का संकट है। वे बसपा की एक भी सीट नहीं आई और इनके सपा की यादव परिवार के कुछ यादव लोग जीते। पूरी पार्टी में 5 यादवों के अलावा, वो भी 5 यादव परिवार के थे, पूरा परिवार के अलावा पूरे प्रदेश में पार्टी की सफाया हो गया। अच्छा, और बसपा का पूरा 2014 से सफाया हो गया। पहले जो स्थिति थी बीजेपी की, वो आपको याद है कि सिर्फ 2014 तक ही मेमोरी है? अरे स्मरण जो है वो 2014 तक ही है या 1952 उससे से पहले का जनसंघ भी से है? लेकर के हाँ। 80 में बीजेपी बनी, तब से हर चीज हमें याद है। ठीक है, आप जब भी पूछेंगे मैं बता दूंगा। ठीक है, सब कुछ हमें याद है। ओपी यादव जी, 2014 का जिक्र बार बार हो रहा है और ये कह रहे हैं कि जो उस वक्त स्थिति थी वो ही अभी भी स्थिति है, लेकिन एक तो इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ कि क्या वाकई ऐसा है? 4-4.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी अभी, और जब इलेक्शंस होंगे तो जाहिर है कि कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अभी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से भी अगर हम बात कर लें तो क्या लगता है देश का मूड? और दूसरा कि उत्तर प्रदेश की भी एंटी इनकम्बेंसी है, यहाँ पर 2 साल का जो अभी कार्यकाल है लगभग, उसकी भी एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी, तो वो कितना असर करेगी? और तीसरा कि सपा बसपा के वोट परसेंटेज की जो बात हो रही है, अगर जोड़ दें तो बीजेपी पर भारी पड़ सकती हैं। आखिर क्या सोचकर, किस तरह के सियासी समीकरणों को ध्यान में रख करके ये दोनों पार्टियां इतने जोर शोर से एक साथ आ रही हैं और दोस्ती का ऐलान करने जा रही हैं? देखिए सुब्रा जी, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मायावती की और अखिलेश जी की, तो निश्चित तौर पर दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी नज़ारा पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश त्रिकोणीय संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है, एक जो बड़ी चीज़ है। दूसरी एक जो बड़ी वानगी है कि जैसे डीएमके और अन्ना डीएमके एक साथ आ जाए। बिहार की सियासत में आपने देखा कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ है और बीजेपी को जबरदस्त चुनौती दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ा प्रयोग है। और एक बड़ा बात यह भी है कि 1993 में जब सपा बसपा गठजोड़ हुआ था, उस समय के हालात ये थे कि 67 सीट बीएसपी को, 107 सीट समाजवादी पार्टी को, 176 दोनों के अलायंस को, ग्रैंड अलायंस को मिला था, 177 बीजेपी को मिला था, 1 सीट का फर्क था। अब दूसरी एक बड़ी चीज ये है कि 29 अगस्त 2003 को जब मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, करीब 13 साल बाद मायावती जी और मुलायम सिंह यादव सदन में एक दूसरे के आमने सामने किसी कार्यक्रम में हुए थे। तो जो दोस्ती का पैगाम ये आया है उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित पिछड़ा मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा चेंज करने के लिए बड़ा चेंज होने जा रहा। रही बात अमित शाह जी ने 51% वोट पे काम करने की बूथों पर बात कही है और यादव जाटो जोड़ो अभियान पर भी बात कही है। यादव और जाटो ट्रेडिशनल रूप से एसपी और बीएसपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है, उस पर भी काम करने की बात शुरुआती दौर से ही कही है और उन्होंने चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया है। अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे तीनों दल एक साथ आते हैं और जाट जाटो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन खड़ा होता है या जाट दलित मुस्लिम और बैकवर्ड कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में आकार लेता है, तो निश्चित तौर पर जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रेडिशनल वोट बैंक, जैसे लोधी वोटिंग है, लोधी वोट बैंक है और कुशवाहा वोट बैंक है, बैकवर्ड की 2 कम्युनिटी मान लो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा परसेंटेज में वोट करती है, तो निश्चित तौर पर दलित बैकवर्ड मुस्लिम कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में सियासी तौर से पूरी तरह से चेंज करने की हैसियत में। रही बात एंटी इनकम्बेंसी की, 2014 के बाद उत्तर प्रदेश से गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी
की गवर्नमेंट है, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और नोटबंदी, जीएसटी और जो जवानी और किसानी और इन मुद्दों पर जो भी विपक्ष ने इनको घेरा है, और जो फेहरिस्त है लंबी, गुरदासपुर से शुरुआत से लेकर के अभी तक बाई इलेक्शन में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी ने लूज किया। तो कहीं ना कहीं जनमानस चेंज करना चाहता है कि नहीं इसकी परीक्षा होगी। और दूसरा, जो कांग्रेस इस फोल्ड से बाहर है कि कांग्रेस कोई छोटे दलों को लेकर के, जैसे शिवपाल यादव की पीएसपीएल को लेकर के, जनसत्ता को लेकर के, डॉक्टर अयूब को लेकर के और प्रेमचंद बिंद को, केशवदेव मौर्य को लेकर के, क्या कोई तीसरा धड़ा यहां तैयार होता है या थर्ड फ्रंट कोई आकार लेता है? मेरे हिसाब से अगर कल एसपी बीएसपी राष्ट्रीय लोकदल एक बैनर एक साथ आते हैं तो उत्तर प्रदेश त्रिकोणीय संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है। जी, उपचुनावों में सदफ जाफर साबित कर दिया है सपा बसपा ने कि अगर कांग्रेस साथ नहीं भी है तो भी वो अच्छा प्रदर्शन करके बीजेपी को उतनी ही कड़ी टक्कर दे सकती है। उनको नहीं लगता है कि उन्हें आपकी जरूरत है, और देखिए कल ऐलान भी होने वाला है आपके बगैर। जी बिल्कुल, अगर आप कोलिशन सरकारों को अगर देखें, गठबंधन सरकार की कांग्रेस पार्टी जननी है। 1946 में पहली कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहल करी थी इस तरह की सरकार बनाने की। देखिए, हम आश्वस्त हैं और पूर्णतः आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। हमारे कार्यकर्ताओं में का मनोबल बहुत ऊंचा है, स्पेशली जब और जितनी जीतें हमने हासिल करी हैं अब तक। और जहां तक सवाल है तलखियां मिटने का और नए गठबंधन बनने का, बेशक तलखियां मिटनी चाहिए। और ये बहुत खुशी की बात है कि दोनों अपनी आपसी इतने गहरे मनमुटाव ख़त्म करके साथ आए हैं। लेकिन बेहतर ये होता कि अगर वो देश हित में साथ आते, सिर्फ अपने आपसी सीट बंटवारे और अपनी आपसी जो उनकी एम्बिशंस हैं पॉलिटिकल, उसके लिए ना आते। क्योंकि इस वक्त ज़रूरत थी एक ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने की जिसने नोटबंदी, जीएसटी तो सिर्फ दो बहुत बड़ी वो हैं, लेकिन किसानों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, छोटे किसान मतलब हर छोटे बड़े उस पे लेवल पे जो है ये सरकार फेल हुई है। और जिस तरह से दंगे हुए हैं, जिस तरह से और तमाम चीज़ें हुई हैं, बांटा गया है गाय और तमाम चीज़ों को लेकर लोगों को, तो ऐसे में ज़रूरी होता कि ये सरकारें, ये जो पार्टीज थी वो एक ऐसा फ्रंट बनाती कि फिलहाल इसको बाहर करती, लेकिन तो क्योंकि वो निजी हित में इतना डूबी हुई हैं। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि सिर्फ निजी हित के लिए ये दोनों पार्टियां एक साथ देश हित के खिलाफ है, देशद्रोही नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये ऐसा आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं। और बीजेपी के प्रवक्ताओं को अक्सर ये होता है कि वो अपना निवाला दूसरों को दे देते हैं। ना, मैंने ये कहा नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इस पे टिप्पणी तब करिए जब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सॉरी, मैं बस इतनी बात कह रही हूँ कि ये देश हित के लिए बेहतर होता कि साथ आते। नहीं आए हैं तो कांग्रेस पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। हम अपने उम्मीदवार जहां उतारेंगे वहां वो जीतेंगे, बेहतर काम करेंगे, इसका हमें पूर्णतः यकीन है। जहां जहां हमने अभी तक किया है, हमने सफलता हासिल करी है और आगे भी करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जो बात बार बार मतभेद के तौर पर सामने आई और जो तेवर हमने देखे समाजवादी पार्टी के और बसपा के, मायावती ने सिर्फ यही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हमने देखा कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने के कारण तेवर दिखाए और नाराज़गी जाहिर की, और उसके बाद से ही चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई। और अब देखिए ऐलान ये हो रहा है कि कांग्रेस के बगैर ही ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ आ रही हैं, और बार बार ये कहा गया कि सम्मान से समझौता वो नहीं कर सकती हैं, और एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आप जो एक बड़े भाई की भूमिका है उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको नहीं लगता कि अगर वाकई ये मतभेद भुला दिए जाते तो जो महागठबंधन की बात बहुत दिनों से हो रही थी और ज़्यादा मजबूत स्थिति में होता और बीजेपी को ज़्यादा कड़ी टक्कर आप लोग दे सकते थे? देखिए, मैं इतना ही कहूँगी कि ये कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका एक अलग तरह का ओहदा है। रीजनल पार्टीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, स्पेशली जिस तरह की जमहूरियत में जिस तरह की डेमोक्रेसी में हम हैं। लेकिन ऐसे में हमें ये भी देखना होता है कि क्या बेहतर है, क्या राष्ट्र हित बेहतर है, क्या जनता का हित बेहतर है, या कुछ निजी पार्टियों के लिए उनके निजी हक बेहतर हैं।
है ना। तो इस तरह की एक गलत है कि हम सौदेबाजी में नहीं जाना चाहते। तो आपको लगता है कि अगर आपको अलग रखा गया है, अगर कांग्रेस को अलग रखा गया है इस गठबंधन से, हम अलग हैं, हमने अपने आप को अलग रखा है, हम खुद ही साथ ठीक है, ठीक है। राहुल गांधी ने इस बात के संकेत दिए हैं इंटरव्यू में कि वो सक्षम है, कांग्रेस पार्टी सक्षम है और वो अकेले इलेक्शंस लड़ेंगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर सपा बसपा एक साथ आई है कांग्रेस के बगैर, तो वो उतनी कड़ी टक्कर नहीं दे पाएगी बीजेपी को? बेशक, देखिए जितना बड़ा साथ होता है उतनी मजबूती होती है। जब पांचों उंगलियां साथ होती हैं तो ज्यादा ताकत बनती है। इसको तो हम मान के चलते ही हैं। लेकिन ये है कि देखिए जरूरी इस वक्त ये है कि एक फांसीवादी क्रूर सरकार जो जनता के हित के बारे में नहीं सोच रही है वो सत्ता से बाहर जाए और एक ऐसी सरकार का गठन हो जो देश हित के लिए हो, जो लोगों के हित के लिए हो, जो किसानों, शिक्षकों, शिक्षक, चिकित्सा और लोगों की बात करे। तो इसलिए बेहतर होता कि साथ आते, नहीं आए हैं तो हम सक्षम है साथ अकेले लड़ने के लिए और हम जीत के दिखाएंगे। और बस एक सवाल आपसे, फिर मैं पांडे जी के पास जाऊंगी। सदफ जाफर, बस एक सवाल आपसे और कि जो पिछले इलेक्शंस में, चाहे वो 2014 हो जहां पर बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा कांग्रेस का ही क्या सपा बसपा का भी, और 2017 में जहां पर आप लोग एक साथ आए थे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। अगर हम पिछले कुछ इलेक्शंस का ट्रेंड देखें जहां पर कांग्रेस खुद को साबित नहीं कर पाई है उत्तर प्रदेश में, और राहुल गांधी के तमाम ताकत झोंकने के बावजूद यहां पर न सीटें बढ़ पाई और न वोट प्रतिशत बहुत बढ़ पाया और हाशिए पर रही है कांग्रेस पार्टी, ऐसे में अचानक एक बहुत बड़ा शिफ्ट, उसकी उम्मीद आप कैसे कर सकती हैं? देखिए ऐसा है कि अब जो है ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तब भी कर रहे थे लेकिन अब ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ना सिर्फ हम काम कर रहे हैं बल्कि ये भी है कि देखा गया है कि बहुत सारी जो मुद्दे हैं उसको हमने उठाया है जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जो क्योंकि हम प्रचार के दम पे सरकारें नहीं बनाते और चुनाव ना लड़ते हैं ना जीतते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं क्योंकि हमने जमीनी तौर पे काम किया है और आगे भी जमीनी तौर पे काम करते रहेंगे। सेवा करना हमारा काम है, जिताना और हराना जो है वो जनता के हाथ में है। ठीक है। ओपी पांडे जी, एक तो कि आप प्रचार के दम पर हमेशा जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं और इस बार तो लोक लुभावन वादों की और फैसलों की झाड़ी लगा दी है आप लोगों ने। ये कह रहे हैं कि काम नहीं होगा तो लोक लुभावन वादों से और प्रचार से कुछ नहीं होगा, और दूसरा कि एक साथ आए या एक साथ ना आए, एक ही मकसद है बीजेपी को परास्त करना और वो करेंगे, ये कह रहे हैं कांग्रेस और बाकी तमाम पार्टियां भी। देखिए शुभ्रा जी, असली मकसद है जनता का हित चिंतन करना, जनता की इच्छाओं की पूर्ति करना, जनता का विकास हो इसकी चिंता करना। और जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता सदफ जाफर जी ने कहा कि जो सपा बसपा गठबंधन है वो देश हित में नहीं है, देशद्रोही इन्होंने नहीं कहा, वो ठीक है लेकिन उसका मतलब कुछ ऐसा ही निकलता है, वो देश हित में नहीं है और जनता हित में नहीं है। आपने कहा 3 बार मैंने कहा आप देश हित में नहीं है, एक बार मैं नहीं कह रहा हूँ, तो देश हित में नहीं है सपा बसपा गठबंधन, और जनता की बुद्धिमत्ता को आप कमजोर ना आकिए। जो सनब जी देख रही हैं, जो आप देख रही हैं, वही हम भी देख रहे हैं, जनता भी वही देख रही है कि सपा बसपा का साथ आना न तो देश हित में है तो जनता के हित में है। तो इसलिए जनता अपना हित जानती है और जनता जिसका हित है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगी। सदफ जी ने एकदम ठीक कहा है कि सपा बसपा के साथ आना देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है और जनता क्या नहीं। मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रही थी, मैं कभी भी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाकर अपनी बात नहीं रखती हूं। मेरे मुंह में वो बातें मत डालिए जो आपके दिमाग में, कृपा करके आप अपनी बात करें, मेरे मुंह में बातें मत डालिए जो आपके दिमाग में। आपने कहा सपा बसपा का साथ आना जो बात मैंने पूछी सर ओपी पांडे जी, जो बात मैंने पूछी उसका जवाब नहीं होगा आपके पास, सब बातें दोहरा रहे हैं, वही बातें बार बार दोहरा रहे हैं। देश हित में जनता वोट करेगी भारतीय जनता पार्टी। आपका आदर्श कांग्रेस ही है, आपका आदर्श क्या कांग्रेस ही है, बेहतर सीटें आपका आदर्श क्या कांग्रेस ही है, जो कांग्रेस कह रही है वो सही है, जो कांग्रेस कह रही है वो सही है। आप गिनवा तो ऐसे ही रहे हैं बार बार कि देखिए वो ये कह रहे हैं, मुंह से भी निकल सकता है भाई, कांग्रेस हमेशा थोड़ी झूठ बोलती है, यानी कि वो जो कह रहे हैं उस पर आपको भरोसा होता है, जो कह रहे हैं आपको भरोसा होता है। कांग्रेस आपका आदर्श हो गई है, भ्रष्टाचार के लिए गठबंधन यादव जी, हमारा तो स्पष्ट मत है, कांग्रेस भी मानती है, मैं सभी पार्टियां हमारा तो स्पष्ट मत है, सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि 2019 में भ्रष्टाचार के लोग परेशान और सभी अपने अपने हिसाब से रणनीति भी बना रहे हैं। और अब कल जो गठबंधन का ऐलान होने वाला है वो बहुत अहम है इस मायने से। लेकिन जो वोट परसेंटेज आप देखते हैं, जो वोट शिफ्ट की बात हो रही है या वोट ट्रांसफर की बात हो रही है, क्या वाकई जो फॉर्मूला निकाला है इन पार्टियों ने वो धरातल पर सही फिट बैठता दिखाई देता है?
देखिए, जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं जी, अब शिवपाल यादव जी चूंकि समाजवादी पार्टी के फोल्ड से ही निकल करके गए हैं, और अगर वो कांग्रेस के साथ अलायंस में आते हैं, मैं एक तकनीकी तौर पर बात रख रहा हूँ, कांग्रेस के साथ वो अलायंस में आते हैं और जो सीटें बीएसपी कोटे में जा रही हैं, अगर वो शिवपाल जी के कोटे में कांग्रेस अलायंस ने डाल दिया और उन्होंने ऐसे कैंडिडेट दिए जो समाजवादी पार्टी के बेसिक वोट बैंक में कहीं सेंध लगा रहे हैं, तो कुछ नुकसान हो सकता है आंशिक तौर पर। बड़ा नुकसान होगा यादव जी। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो निकल करके आ रही है कि चूंकि अगर ग्रैंड अलायंस बन रहा तो एक बड़े वोट बैंक पर काम शुरू हो गया है। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये क्लियर हो गया कि बड़े वोट बैंक पर यह गठबंधन काम करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि सरकार के खिलाफ जिन मुद्दों को नाराजगी है वो जनता में लेकर के कैसे जाता है गठबंधन। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि रिलायबिलिटी भी, जैसे जो कैंडिडेचर, जो पर्सनालिटी है, जो पार्लियामेंट के कैंडिडेट हैं, उनकी लोकल क्या रिलायबिलिटी है, उनकी क्रेडिटिबिलिटी क्या है, वो भी एक बड़ा मैटर करेगी। रही बात सीट शेयरिंग की, जैसे 37-37 के फार्मूला की बात आई। अब देखिए, चौधरी अजीत सिंह अपने स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद अहमद के लिए खलीलाबाद मांग रहे हैं, वहीं पर डॉक्टर अयूब पीस पार्टी के दावेदार हैं, और बीएसपी के तिवारी जी के बेटे वहां एमपी रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भालचंद्र यादव हैं। तो बड़ी तकनीकी चीज है ये, बिल्कुल इसको क्लियर होने में लगा एक हफ्ता लग सकता है, एक हफ्ता लग सकता लेकिन है। निश्चित तौर पर जो सोशल केमिस्ट्री है उत्तर प्रदेश की, वो राजनीति में बड़े चेंज के संकेत दे रही है, उसमें दो राय नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये जो कदम उठाया जा रहा है उससे वाकई बदलाव की दिशा में क्या ये पार्टियां आगे बढ़ पाएंगी, या फिर बीजेपी जो आत्मविश्वास के साथ ये कह रही है कि वैसा ही प्रदर्शन रहेगा जैसा 2014 में था, क्या वाकई ये सच साबित होता है? देखने के लिए बस कुछ ही महीनों का इंतजार और है, क्योंकि धीरे धीरे लोकसभा इलेक्शंस और नजदीक आ रहे हैं। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।